Hello students, how are you all? Welcome back to our channel Winshri. हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है आपके चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, राइट? सो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पैरालैक्स मेथड पढ़ा था एंड आई वुड से इट्स माय फेवरेट मेथड। इतना अच्छा मेथड था, बहुत मज़ा आया था उसे पढ़ने में। ठीक है, एंड आपको एक कॉन्सेप्ट भी पता चल गया होगा कि बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं कि 1 सेकेंड छोटा एंगल है, 1 मिनट बड़ा एंगल है, थीटा को हम आर्क अपॉन रेडियस की जगह कॉट अपॉन रेडियस ले लेते हैं, ऐसे रट लेते हैं बच्चे। बट आप लोगों ने जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं विंश्री चैनल पर, आप लोगों को तो समझ आ गया कि इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है, राइट? थीटा आर्क अपॉन रेडियस की जगह क्यों कॉट अपॉन रेडियस होता है, तो आपको बहुत मजा आया होगा। ठीक है, आई होप सो। तो अगर आपको मजा आया तो उस वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड सब वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि बेनिफिट मैक्सिमम लोगों को पहुंचे। ये मोटिव है विंश्री का, राइट? सो अब मैं आपको बताऊंगी जो हमने ये इंटरेस्टिंग सा पैरालैक्स मेथड पढ़ा था, उससे हमने अर्थ से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का हमने डिस्टेंस निकाला था, राइट? इट कुड बी अ स्टार, इट कुड बी अ प्लैनेट। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि पैरालैक्स मेथड को यूज करके हम किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस कैसे निकालेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का रेडियस भी निकाल सकते हैं इस मेथड से। ये तो अपने आप में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, राइट? अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे करा जाता है, राइट? इसको मैं रोटेट कैसे करूं? यस, 1 सेकेंड। यस, ये हो गया। एंड लेट मी जस्ट ड्रॉ द फिगर। ठीक है, अभी हम उस सबसे पहले उस प्लैनेट को भी ड्रॉ करते हैं जिसका हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, तो ये रहा, 1 सेकेंड। यस, ये रहा वो प्लैनेट या कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, इट कैन बी अ सैटेलाइट ऑल्सो, मून भी हो सकता है, जिसका हमें निकालना है रेडियस। ठीक है, इसका हमें निकालना है रेडियस। ये लो जी, ये रहा वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, राइट? थोड़ा सर्कुलर लगना चाहिए ना, मजा आना चाहिए, राइट? यस, सो ये हमारा बन गया। जस्ट इमेजिन दिस इज इन द सेंटर, इट इज इन द सेंटर नाउ, ओके। एंड हमें अपनी अर्थ भी बनानी है। ये लो जी, ये रही हमारी अर्थ। अब जो हमने पिछला पैरालैक्स मेथड पढ़ा था, उसमें हमने किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का हमने डिस्टेंस निकाला था अर्थ से, राइट? बट इस बार जो हम पढ़ेंगे उसमें हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का रेडियस निकालेंगे अर्थ में बैठे बैठे। ओके, सो 1 सेकेंड, राइट? ये फिगर थोड़ा ढंका नहीं बैठ रहा है, इस फिगर को थोड़ा सा ढंका कर देते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो एक डिफरेंस आएगा ना बच्चों, वो ये आएगा कि जब हमने अर्थ से डिस्टेंस मेजर किया था तो हमने अर्थ में दो अलग अलग पोजीशंस ली थी। हम अर्थ में थोड़े डिस्टेंस पे गए थे डिस्टेंस मेजर करने के लिए, राइट? बट यहाँ पे क्या होगा, हम सेम पोजीशन पे रहेंगे, बस हम जिस इंस्ट्रूमेंट से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, हम उस इंस्ट्रूमेंट का एंगल चेंज करेंगे। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा हो सकता है आपके दिमाग के ऊपर से जा रही हो बात कि मैम क्या बोल रही हैं, बट जस्ट स्टे ट्यून, थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ओके, अब जरा यहाँ पे रफ देखो, मैं रफली आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं बताऊं कि हमने जब पैरालैक्स मेथड पढ़ा था जिसमें हमें इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना था, राइट? तो उसमें हमने एक बार उसे यहां से मेजर किया था, एक बार उसे यहां से मेजर किया था, ऐसा कुछ किया था ना हमने। बट दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट। हम सेम पोजिशन पे अपने टेलीस्कोप के दो डिफरेंट एंगल से इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स को ऑब्जर्व करेंगे और तब हम इसका रेडियस निकालेंगे। ठीक है, अब जरा इसमें डाइव इन करते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर कि डिटेल में समझते हैं कि आखिर हम ऐसा कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये ए और ये पॉइंट बी मान लेते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, एंड अर्थ के जिस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम ओ मान लेते हैं। तो अब हम
इस मेथड से मून जैसे ऑब्जेक्ट्स का रेडियस या डायमीटर मेजर कर सकते हैं। तो ओ है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट अर्थ पे। अब हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक है, एक टेलीस्कोप है जिसको हम ओ पॉइंट पर लेकर बैठे हुए हैं एंड हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को जो कि मून है या कोई प्लैनेट भी हो सकता है, ठीक है। तो ओ हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अच्छा, अब हम इसको फोकस करेंगे मून पे, तो हमें इसकी सर्कुलर इमेज दिखाई देगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स देखेंगे जो कि है ए एंड बी। डायमेट्रिकली ऑपोजिट का मतलब उसके डायमीटर के ऑपोजिट साइड्स पे सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगे, ठीक है। हमने ये दो पॉइंट्स देख लिया। अब हम क्या करेंगे, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट समझते हो ना, जैसे मतलब those instruments which you use in the laboratory and all that, जैसे कि आपके टेलीस्कोप्स हो गए, माइक्रोस्कोप्स हो गए एंड ऑल दैट, तो वो सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ उनका स्ट्रक्चर होता है। तो उससे हम मेजर करेंगे इस एंगल थीटा को। हमने इस एंगल थीटा को भी मेजर कर दिया। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल उन दो ऑपोजिट डायरेक्शंस के बीच का एंगल है जिन दो डायरेक्शन से ओ पॉइंट से हमने अपने मून को या जो भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसको हमने ऑब्जर्व किया है टेलीस्कोप से। अब मान लो कि एस है, अब मान लो कि एस एक एवरेज डिस्टेंस है जो उस ऑब्जेक्ट या उस मून का है हमारे अर्थ से, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से सिर्फ इस फिगर को देखो, ए ओ बी को, सिर्फ ए ओ बी को एक बार ध्यान से देखो, ठीक है, ताकि आप देख सको। मैं इस फिगर को एक बार और आप बच्चों के लिए बना देती हूँ, ठीक है। इसको रोटेट कर देते हैं, राइट। सो अगर आप इस ए ओ बी फिगर को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको थोड़ी सी एक स्टोरी याद आएगी जो हमने पढ़ी है, राइट, जो हमने पढ़ी है अबाउट आर्क अपॉन रेडियस, राइट। सो अगर ध्यान से देखो, तो अगर मैं ये डॉटेड फिगर से जो आपको शो कर रही हूँ, ये एक आर्क है एंड मैंने आपको बताया था कि थीटा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये समझ नहीं आएगा, इसलिए पिछला वीडियो देख लीजिए तभी इसको देखिए, ठीक है। तो थीटा मैंने आपको बताया था कि थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस मैथ्स में, लेकिन इससे जो आंसर आता है वो रेडियन में आता है, वो डिग्री में नहीं आता है, ठीक है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दूर होता जाता है वैसे वैसे थीटा की वैल्यू स्मॉल होती जाती है। वो कैसे होती है वो भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू छोटी होती जाती है एंड जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो आर्क ऑलमोस्ट कॉर्ड के बराबर होता है एंड तब थीटा का फॉर्मूला कॉर्ड अपॉन रेडियस हो जाता है। एक बात बताओ बच्चों, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मेरा थीटा ये है तो थीटा अगर कॉर्ड की वैल्यू क्या है ए बी, और ए बी क्या है, उस मून का डायमीटर है ए बी, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए बी अपॉन, एंड रेडियस कितना है, रेडियस या एवरेज डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का या उस एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी का या मून का अर्थ के सरफेस से, और ये है एस। तो यहां से मैं ए बी की वैल्यू क्या निकाल सकती हूँ, एस थीटा, ठीक है। एक बार ऊपर वाले फिगर में देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो मैंने आपको सिंपल कहा कि थीटा पे आप कॉर्ड अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगा लो, और उससे हमने, क्योंकि थीटा तो हमें पता है, राइट, हम जहां पे बैठे थे वहीं से हमने अपने टेलीस्कोप को टेढ़ा करके दो उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया, और उसी से तो हमने थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट, बिकॉज हमने खुद कराया तो हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। एस एवरेज डिस्टेंस है, ये भी हमें पता ही है। तो अगर हमें एवरेज डिस्टेंस पता है, हमें थीटा पता है, बस हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है जो कि है यहाँ पर, हम इस केस में हमारी कॉर्ड है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉर्ड अपॉन रेडियस। रेडियस हमारा एस है, यानी कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ दैट एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी या फिर ऑफ दैट मून फ्रॉम अर्थ। तो यही तो मैंने करा है यहाँ पे, देखो थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन एस ही तो लिखा है। तो उससे हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एस यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू एस थीटा। तो ये है पैरालैक्स मेथड की एप्लीकेशन, ठीक है, टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करा है हमने यहाँ पे, डिस्टेंस बॉडी का रेडियस, टू कैलकुलेट डिस्टेंट बॉडीज रेडियस,
डिस्टेंट बॉडीज रेडियस। अब आपको ये समझ आ गया बच्चों? तो पैरेलैक्स मेथड से हम किसी डिस्टेंट बॉडी का रेडियस कैसे निकालते हैं ये आपको समझ आ गया, राइट? हम उसका रेडियस नहीं, डायमीटर, एक्चुअली इस केस में डायमीटर है, बट उसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रेडियस भी मिल जाएगा। तो एक ही बात है, रेडियस बोलो या डायमीटर बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो ए बी इज इक्वल टू एस थीटा, जहां पे एस एवरेज डिस्टेंस होगा और थीटा एंगल होगा। सिंपल, ठीक है? अब ज्यादा आई थिंक आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको एकदम क्लियर हो चुका है ये मेथड। ओके, सो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आने वाले कुछ क्लासेस में हम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। अब मैं आपको जरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास की एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे डायरेक्ट मेथड्स होते हैं मेजरमेंट के एंड कुछ हमारे इनडायरेक्ट मेजरमेंट के मेथड्स होते हैं। अब डायरेक्ट मेजरमेंट के मेथड्स तो हमने कर लिया, उसमें एक पैरेलैक्स भी था, सोनार था, रेडार था, बहुत सारे हमने इसमें मेथड्स कर लिए। अब ये इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, राइट? इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड में एक है एवोगाड्रोस मेथड, ठीक है? एक है एवोगाड्रोस मेथड। एवोगाड्रो का नाम तो सब बच्चों ने सुना ही होगा, बड़ा लंबा और इंटरेस्टिंग सा नाम है इनका, एमिडियो कार्लो एवोगाड्रो करके कुछ नाम है ना इनका, ठीक है? तो एवोगाड्रोस मेथड एक इनडायरेक्ट मेथड है जो मेजरमेंट में यूज होता है। अब ये क्या मेथड है? तो देखो, इस मेथड को ना हम डिस्टेंसेस के लिए यूज करते हैं, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए, जो कि लगभग 10 टू द पावर -10 मीटर के डिस्टेंसेस होते हैं। ऐसे डिस्टेंस के लिए कि हम एवोगाड्रोस मेथड यूज करते हैं। तो अब एवोगाड्रो मेथड होता क्या है एंड इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं? तो एवोगाड्रो मेथड के लिए आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, एम, वी एंड पी। Now what is M, V and P? ये मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स। M होती है मास ऑफ सब्सटेंस, मास, ठीक है? मास ऑफ सब्सटेंस M होगा। V होगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, यानी उस सब्सटेंस से कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है। एंड P होगा उसकी डेंसिटी, ठीक है? लेकिन रिमेंबर करना है कि किन डिस्टेंसेस के लिए हम इसे यूज करते हैं, बहुत छोटे डिस्टेंसेस के लिए, लाइक 10 टू द पावर -10 मीटर। तो अब एवोगाड्रोस मेथड को हम अप्लाई कैसे करते हैं? तो इसका सिंपल सी बात है कि हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है? तो हम यहाँ से वॉल्यूम की क्या वैल्यू निकाल सकते हैं? वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है? रो होता है ना डेंसिटी, या पी टाइप सिंबल होता है, राइट? तो वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। और अगर हम मान लेते हैं कि एम है एटॉमिक वेट ऑफ द सब्सटेंस, एम इज एटॉमिक वेट ऑफ अ सब्सटेंस, और हम मान लेते हैं कि n यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है? और अगर r रेडियस ऑफ एटम है तो फिर वॉल्यूम क्या होगी एटम की? तो फिर एटम की वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होगी, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि एटम रफली एक स्फीयर है, और स्फीयर का वॉल्यूम हमें पता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो ठीक है, ये हो गई वॉल्यूम। अब अगर हमें पता करना है कि एक सब्सटेंस में जितने भी एटम्स हैं उन सबके वॉल्यूम निकालनी है, तो उन सबके वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ये अभी मैं बेसिकली आपको एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस बता रही हूँ। हाइपोथेसिस मतलब एवोगाड्रो ने जो भी मेथड निकाला वो उसने किस तरह से निकाला ये बता रही हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले इस बात को समझ लो कि अगर हमें एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में जितने भी एटम्स हैं उन सबकी वॉल्यूम निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 4/3 पाई r क्यूब, विच इज वॉल्यूम ऑफ वन एटम इनटू nm अपॉन m, ठीक है? जहां पे कि m क्या है? मास ऑफ m एटम्स इन द सब्सटेंस। m एटम्स का मास क्या होगा? n होगा। एंड व्हाट इज कैपिटल M? कैपिटल M I just now told you, कैपिटल M is the atomic weight of the substance, ठीक है? तो यहाँ मैं लिख ही देती हूँ, सबसे बेहतर है कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये एटॉमिक वेट है, ठीक है? दिस इज एटॉमिक वेट, दिस इज एवोगाड्रोस नंबर, ओके? एंड this is mass of substance, right? This is mass of substance, okay? And this is volume of atom, वहां पे रख दो उसे, okay?
ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअली एक बच्चा आया है एंड वो मुझसे पूछ रहा है कि वास को कहाँ पे रखना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, फ्लावर वास ना। तो अब आपको समझ आ गया कि ये रिलेशन कैसे निकला। ये वॉल्यूम ऑफ एटम है, ये एवोगाड्रो नंबर है, ये मास ऑफ सब्सटेंस है एंड ये एटॉमिक वेट है। राइट, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला है सभी एटम्स का वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। तो फिर एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स विल बी 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। अब एवोगाड्रो ने ये चीज निकाली, उन्होंने इस हाइपोथेसिस को निकाला, ठीक है। एवोगाड्रो ने हाइपोथेसिस निकाला कि वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो उस हिसाब से जो उनका लास्ट फॉर्मूला आया, ठीक है, वो आया रेडियस निकालने का, ठीक है। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो रेडियस निकालने का जो उन्होंने फॉर्मूला दिया वो हमें दिया कैपिटल M अपॉन 2 पाई कैपिटल N P टू द पावर 1/3 का हो या क्यूब रूट का। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं एंड जो अलग अलग टाइप के एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। एंड अगर आप सिर्फ स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से माइंडसेट लेके चल रहे हो तो यू कैन स्किप दिस, बट अदरवाइज इफ यू वांट टू अचीव समथिंग एंड यू हैव दैट पोटेंशियल, तो ये आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, राइट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी ना आर की, वो 10⁻⁻10 मीटर के करीब करीब निकलेगी, इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में निकलेगी। फिर इसके अलावा रदरफोर्ड मेथड नाम का एक मेथड होता है इसके बारे में आप मोस्टली केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। देन एक एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में, वो कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है, बहुत इजी सा है, ठीक है, बहुत ही फालतू सा है, उसको आप पढ़ लेना। मैं आपको उस टॉपिक का नाम बता देती हूँ। आई गेस साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड करके है, ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। इसको आप प्लीज रीड कर लेना एनसीईआरटी से। इससे ना क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ना ही स्कूल एग्जाम में आते हैं, बट जस्ट आपके रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको रीड कर लेना एक बार, ओके। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो चीजें वाकई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो चीजें वाकई आपकी इंपॉर्टेंट है वो है डायमेंशंस। सो ये टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड आई वुड से इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स इन फिजिक्स, डायमेंशंस, ओके। यू नो व्हाट स्टूडेंट्स, ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, तो मुझे ये डायमेंशंस इस शब्द की ना जो साउंड है ना, प्रोनाउंसिएशन की साउंड, मुझे वही बहुत अपीलिंग लगती है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये साउंड बहुत अच्छा लगता है, डायमेंशंस। व्हेन यू से इट साउंड्स ब्यूटीफुल टू मी। आई डोंट नो आपका क्या व्यू पॉइंट है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। बट मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स है, राइट। आई जस्ट लव दिस वर्ड डायमेंशंस, ओके। सो आपको क्या लगता है इस बारे में, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट, ओके, एंड आई विल रिप्लाई यू ऑल्सो। तो ठीक है, अब हम जानते हैं कि डायमेंशंस है क्या, ओके। सो डायमेंशंस इज बेसिकली बेटा पार्स होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं MLT, ठीक है, और तो अगर मैं आपके सामने MLT लिखूं, ठीक है, तो ये है हमारी बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी ना, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, ये सारी हमने बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, और इनके रिप्रेजेंटेशंस पढ़े थे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि मास का रिप्रेजेंटेशन M होता है, L का रिप्रेजेंटेशन, L जो है लेंथ का रिप्रेजेंटेशन होता है, T जो है टाइम का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को MLT के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे MLT की जो भी पावर होती है, मान लो XYZ जो भी पावर होती है, उसको हम डायमेंशंस बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझ आएगा बेटा। अगर मैं आपको कहूं एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही बोलोगे ना बेटा, ठीक है। मैंने आपको बोला बेटा लेंथ L है और ब्रेड्थ भी तो एक तरह से लेंथ ही है, आप फॉर्मूला में ब्रेड्थ बोलते हो, बट अगर आप देखो तो ब्रेड्थ इज ऑल्सो अ लेंथ। ब्रेड्थ का क्या यूनिट होता है, मीटर,
ठीक है, आपने बोला यस मैम। तो मैं इसको, अच्छा चलो आपके लिए मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, यूनिट लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैं, आपने बोला लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर, ब्रेथ किस में मेजर करते हैं, मीटर। ठीक है, तो आंसर आपका किस में आता है, मीटर स्क्वायर। या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एल का स्क्वायर, मीटर लेंथ ही है ना एक तरह से, तो लेंथ का स्क्वायर। तो इसके अगर मैं डायमेंशन लिखना चाहूँ ना एरिया का, इट विल बी m0, बिकॉज मास का यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, यहाँ पे मास की कोई डायमेंशन नहीं है, तो मास का जो पावर होगा वो 0 होगा, l का पावर 2 होगा एंड t का पावर ऑल्सो 0। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं ना बच्चा, तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और द एक्सपोनेंट्स to which units of fundamental quantities या फिर units of base quantities are raised to represent a derived unit of that क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिकली एरिया को रिप्रेजेंट किया, एरिया एक डेराइव्ड यूनिट है, इसका इसका डायमेंशन हमने निकाला, मास में 0, लेंथ में 2, टाइम में 0। ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। ठीक है, तो जिस एक्सप्रेशन में हम शो करते हैं कि कौन सी और कैसी क्वांटिटीज किस तरह से रिप्रेजेंट होती है या किस तरह से रिप्रेजेंट करती है एक फिजिकल क्वांटिटी को, तो वो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। एंड देन डायमेंशनल इक्वेशन, जब आपने एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दिया तो आपके पास डायमेंशनल इक्वेशन आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया इज इक्वल टू m0 L2 T0, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया टोटल। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, वीडियो को 2-3 बार देख लेना, कॉपी में थोड़ा टाइम प्रैक्टिस कर लेना, यू विल बी द मास्टर ऑफ डायमेंशंस। जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दैट, ओके, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ओके। तो अब आगे सुनो, डायमेंशनल फॉर्मूले एंड इक्वेशंस मस्त होके कैलकुलेट करते हैं अलग अलग चीजों के। अच्छा बेटा, वॉल्यूम क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ये कुछ ऐसा बनाते हो ना आप लोग क्यूब। ठीक है, मैं आपसे बोलूं बेटा क्यूब का ना वॉल्यूम बता दो, तो आप बोलोगे मैम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, या फिर क्यूब में तो आप हर लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम ही होता है। ठीक है, मैं बोलूं बेटा यूनिट बता दो, मीटर या सेंटीमीटर, तो आपने बोला मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये आ गया मीटर क्यूब। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, है तो तीनों लेंथ सी, तो इसको मैं एल का क्यूब लिख सकती हूँ। अच्छा, तो फिर इसकी डायमेंशन क्या हो गई बेटा, मास का यहाँ कोई रिलेशन है, नो, तो मास की पावर 0, एल की पावर 3 एंड टी की पावर 0। समझ आ गया? तो अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, तो आप बोलोगे मैम मास में इसकी डायमेंशन 0 है, लेंथ में इसकी डायमेंशन 3 है एंड टाइम में इसकी डायमेंशन 0 है। तो आई गेस अब आपको क्लियर कट आइडिया हो गया होगा कि डायमेंशन क्या होता है। बहुत सिंपल है, राइट? अब मैं आपसे पूछूं बेटा डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी तो सबको पता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, m। वॉल्यूम का डायमेंशन हमने अभी अभी निकाला एल क्यूब, तो हम यहाँ लिख देते हैं एल क्यूब। अब बेसिक मैथ्स तो सबको पता है ना कि जब अगर कोई चीज डिवाइड में है उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर माइनस हो जाती है, तो एम एल -3 आएगा। या फिर इसको प्रॉपरली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं m1 L-3 एंड T0। ये हमेशा रिमेंबर करना कि जब भी आप डायमेंशंस लिखोगे दे विल ऑलवेज बी इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में लिख रहे हो उसका मतलब ही ये है दैट यू आर टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस। ओके, गुड, अगर आपको समझ आ गया तो गुड। फिर एक और चीज होती है बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी। आई होप यू हैव हर्ड अबाउट दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल चीज होती है। आई गेस इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी ये होता क्या है, एक बॉडी है तो उसकी डेंसिटी को कंपेयर करते हैं या कह लो डिवाइड करते हैं विद डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, अब आप बचपन से पढ़ रहे हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होती है, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि डेंसिटी ऑफ वाटर सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 होती है।
ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो वाटर की डेंसिटी चेंज होगी। सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो डेंसिटी का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी तो एक तरह से डेंसिटी ही है, तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है। और अभी हमने डायमेंशन निकाला था ml-3 अपॉन ml-3, ये भी डेंसिटी की डायमेंशन है, ये भी डेंसिटी की डायमेंशन है। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ही तो है, वही तो मैंने लिखा है, ये देखो ml-3 ml-3। अब ये दोनों तो हो गए कैंसिल, बेसिक मैथ्स, m से m कटा, l-3 से l-3 कट गया, तो ये तो सब जीरो आ गया, m0 l0 t0। ये क्या चीज है बेटा, इसे कहते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यस, इसे डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहते हैं। अगर इसका सब में जीरो आ रहा है मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये जीरो है। किसी भी चीज की पावर, जैसे x की पावर 0 1 होता है ना, पता है ना, इन सबकी पावर 0 है तो डायमेंशन क्या आ जाएगा 1, मींस इट इज डायमेंशनलेस, इसका किसी में भी कोई भी डायमेंशन ही नहीं है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज को डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहते हैं। अब बच्चा आपको लीनियर मोमेंटम पता है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी का होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, लेंथ ही होती है ना, डिस्टेंस एक तरह से, तो उसकी डायमेंशन l होगी। और t टाइम होता है तो उसकी ये t हो जाएगी। तो l और t की पावर ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगी, तो l t की पावर -1। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l t की पावर -1। ओके, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन, तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम। तो अब वेलोसिटी का हमने निकाला था डायमेंशन lt की पावर -1, टाइम हमें पता है t होता है, तो ये t ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, राइट, सॉरी, ये t ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा lt की पावर -2। देखो ये t की पावर 1 है, इसे ऊपर ले जाओगे -1 हो जाएगी, -1 प्लस -1 -2 हो जाएगा, तो lt की पावर -2। फिर आपने एक सुना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये g होता है ना, तो इसकी भी सेम ही होती है, ठीक है, इसकी भी यही होती है lt की पावर -2, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक टाइप का एक्सेलरेशन ही है, तो उसकी डायमेंशन सेम होती है। ओके, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स, फोर्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डायमेंशन लर्न कर लेना, बिकॉज ये बार बार यूज होगा, एग्जाम में भी यूज होगा, क्वेश्चंस में यूज होगा, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, कॉम्पिटिशन्स में यूज होगा। फोर्स का डायमेंशन प्लीज याद कर लेना, ठीक है। एंड अगर अभी नहीं याद हो रहा है इट्स ओके, क्वेश्चन करते करते धीरे 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 हो जाएगा लर्न। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। मास इज m, तो मास का डायमेंशन क्या होता है m, एंड एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने जस्ट नाउ निकाला, क्या था बेटा, lt-2 था, राइट, lt-2, तो lt-2, तो फिर हमारा ओवरऑल फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा, mlt की पावर -2। इसको बेटा प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू, इसे याद कर लो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। एंड अगर इन केस आपको नहीं याद हो रहा है तो इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सकता है आपको ये लर्न ना हो, बट बाय द टाइम यूल कीप प्रैक्टिसिंग, क्वेश्चंस करते रहोगे, न्यूमेरिकल्स करते रहोगे, रट जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, बट थोड़ा कोशिश करो दैट यू आर एबल टू लर्न इट। mlt की पावर -2, फोर्स mlt की पावर -2, mlt की पावर -2, इजी है वैसे, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, राइट। सो वैसे बेटा अगर देखा जाए तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज के डायमेंशंस निकाले जा सकते हैं, ठीक है, तो हम भी बहुत सारे करेंगे, राइट। एंड स्पेशली जो इम्पोर्टेंट हैं उन पे मैं ज्यादा फोकस भी करूंगी, एम्फसाइज भी करूंगी बार बार, ठीक है, जो जिनके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, जो कॉम्पिटिशन में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो लेकिन बेसिक से थोड़ा स्टार्ट करा है हमने, अब हम धीरे धीरे एडवांस पे चलते चले जाएंगे, राइट। सो एक्सेलरेशन आपको समझ आ गया, फोर्स आपको समझ आ गया। अब आप में से कई बच्चों ने 9th में इम्पल्स पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इट्स ओके, मैं आपको समझा दूंगी।
बेटा इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स का डायमेंशन मैंने अभी अभी आपको निकाल के दिखाया, याद करने को भी कहा है, mlt की पावर -2 एंड टाइम इज व्हाट, t। तो ये देखो t की पावर -2 है और यहाँ पे t की पावर 1 है, तो -2 में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये mlt की पावर -1। बेटा इम्पल्स, हो सकता है आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं था, बट इसको अपने माइंड में रखने की कोशिश करो कि इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होता है। बिकॉज अगर ये एग्जाम में आया तो आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला दिया जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मूला विल नॉट बी गिवन टू यू। तो और आपको डायमेंशन निकालने पड़ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला स्पेशली। ओके, तो इम्पल्सिस फोर्स इनटू टाइम, तो हमारी जो डायमेंशन आई वो आई mlt की पावर -1। नाउ प्रेशर तो आई गेस सबको ही पता होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स की डायमेंशन हमने अभी अभी निकाली, mlt की पावर -2 एंड एरिया की क्या होती है, l स्क्वायर, राइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू एल, सो एल स्क्वायर। सो एक एल से ये पार कट जाएगी, ठीक है, तो ये कितना, ये एल ऊपर जाएगा तो पार माइनस में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एम एल की पार -1 टी की पार -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। याद हो जाएगा, गुड। अब एक बात करते हैं, 9th में आपने ग्रेविटेशन पढ़ा था, तो आपने उसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा होगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी होता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। एंड आई थिंक 9th में आपने ये भी करा होगा, जो स्मॉल जी होता है एंड कैपिटल जी होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस, राइट। स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, आई होप आप सबको ग्रेविटेशन का लॉ पता होगा, ठीक है। तो जो न्यूटन ने दिया था, तो उसमें हमको ये पता है कि फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द टू बॉडीज, जिसको हम m1 m2 से डिनोट करते हैं, राइट। एंड इसको हम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर से डिवाइड करते हैं, राइट। आर स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। सेंटर्स मीन्स, आई होप यू रिमेम्बर, लाइक 9th में कोई ऐसा डायग्राम था ना, राइट, दो स्पेरिकल बॉडीज दिखाई हुई थी एंड उनके सेंटर्स दिखाए हुए थे एंड इस डिस्टेंस को आर का था, तो ये उनके सेंटर के, उन दोनों के सेंटर्स के बीच से लिया हुआ डिस्टेंस इज आर स्क्वायर, राइट। सो ये फॉर्मूला आई गेस आप सबको पता होगा, 9th अच्छे से पढ़ी है तो पता ही होगा एंड आई एम होपिंग आपने पढ़ी है अच्छे से, ठीक है, बिकॉज 11th का सारा बेस 9th से ही आता है। जिसने 9th रॉक करी है वो 11th जरूर रॉक करेगा, राइट। एंड आई हैव सीन कि बार बार टीचर्स, आई डोंट नो व्हाई, बच्चों को डराते थे कि 11th क्लास बहुत डिफिकल्ट है। नो, जिसने 9th में जमकर मेहनत करी है ना, वो 11th रॉक करेगा, और उसे 11th रॉक करने से कोई नहीं रोक सकता जिसने 9th में मेहनत करी है, राइट। तो अब देखो, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, G को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स तो सबको आती होगी कि आर स्क्वायर को अगर दूसरी साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड m1 m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएंगे। F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू G। समझ आ गया, ठीक है। अब हम ओके, तो अब हम क्या करेंगे, G की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो फोर्स का डायमेंशन हमें पता है mlt की पावर -2, ठीक है, एंड R का डायमेंशन क्या होगा, R बेसिकली डिस्टेंस है, राइट, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। तो डिस्टेंस एक तरह की लेंथ होती है, तो फिर उसका डायमेंशन क्या होगा, L, एंड R का स्क्वायर है तो हम L का यहाँ पर स्क्वायर लेंगे। ये फोर्स की डायमेंशन है, ये आर स्क्वायर की डायमेंशन है एल स्क्वायर एंड अपॉन m1 इंटू m2। तो m मास की डायमेंशन दोनों में m होगी, राइट। तो ये आ गया हमारे पास। अब जरा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ml t की पावर -2 प्लस यहाँ पे एल स्क्वायर, तो ml क्यूब हो जाएगा, ml क्यूब हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। यहाँ पे l की पावर 1 है, यहाँ पे l की पावर 2 है, 1 + 2 3 हो जाएगा, तो ml क्यूब हो जाएगा एंड t की पावर -2 थी वो वही रहेगी एंड नीचे m स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सो ये m ये स्क्वायर को काट देगा एंड m ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, m की पावर माइनस हो जाएगी, तो ये जाएगा m की पावर -1 l क्यूब एंड t की पावर -2। तो बेटा बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ठीक है।
एंड बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डायमेंशंस भी हैं, बट आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जितना आज के वीडियो में कराया है इसे रिवाइज करो, इसे नोट डाउन करो, जरूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा देखो, ओके, समझ आ जाएगा आपको, राइट। सो ये वीडियो, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम और बहुत सारे डायमेंशंस निकालेंगे, इवन डिफिकल्ट वाले डायमेंशंस भी निकालेंगे। स्टे ट्यून्ड, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। बहुत मेहनत लगती है यार, come on, we have some gratitude, right? So be grateful and be happy always. Bye bye. लाइक बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, so that everybody gets the benefit. Okay children.